English textbook of class 10th, first flight. The poem is A Tiger in the Zoo. चलिए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। इसको लिखने वाले हैं, इनके पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस है वो एक वेल्श पोइट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं एंड पोएम भी लिखते हैं। तो उनके पोएम में से एक बहुत ही फेमस पोएम है अ टाइगर इन द जू, यानी कि यहाँ पे एक टाइगर, एक शेर की बात हो रही है जो ज़ू में है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसमें कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे इस पोएम के बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या है कि दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है, यानी कि तुलना किया गया है क्या चीज़ से? अ टाइगर इन द जू, एक ऐसा टाइगर, एक शेर जो जू के अंदर है, जो चिड़िया खाने के अंदर है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और दूसरा जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उसका जो प्राकृतिक आवास है, यानी कि जो जंगल होता है वहाँ जो शेर रहते हैं, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। यानी कि एक ऐसा शेर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, उसकी क्या स्थिति होती है और वो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें रहता है तो उसकी क्या स्थिति रहती है और वो कैसा बिहेव करता है, ये दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। और ये जो पोएम है मूव करता है कहाँ से? फ्रॉम द जू टू जंगल, जू से, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ मूव करता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू में भी आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो कविता लिखा गया है, इस कविता में कभी बात होती है जंगल वाले शेर की तो कभी बात होती है जू वाले शेर की। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो आपको ये पोएम को रीड करना है साइलेंटली, चुपचाप से, एंड आपको ये पता लगाना है कि कौन सा स्टैंजा जो है, कौन सी पंक्ति है वो टाइगर इन द जू के बारे में बात हो रही है और कौन सी पंक्ति है वो जंगल वाले शेर के बारे में बात हो रही है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ पे पहला जो पंक्ति है इसमें ऑब्वियसली जो बात हो रही है केज, केज मतलब होता है पिंजड़ा, तो वो पिंजड़ा कहाँ है? जू में है। तो ये फर्स्ट पंक्ति जो है वो जू के बारे में बात हो रही है, जू वाले शेर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कहता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब होता है बहुत ही चमकीला, भड़कीला, रेडिएंट, ब्राइट, है ना। विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स होता है जो शेर की धारियाँ होती हैं, यानी कि शेर के शरीर में जब आप धारी देखेंगे काले रंग की या फिर कुछ अलग रेडिएंट कलर की भी स्ट्राइप्स होती है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो उसका वो केज में बंद है, यानी कि वो पिंजड़े में है। तो फ्यू स्टेप्स, उसके कुछ कदमों के आगे, एंड वो उसका जो शरीर, चमकता हुआ शरीर जो है वो वहाँ पे बंद रहता है, यानी कि वो वहाँ पे उसका ठिकाना है, वो उसका बेस बन जाता है। स्टॉक्स मतलब होता है बेस या फाउंडेशन, तो यानी कि वो वहीं पे रहता है। उसका कुछ फ्यू स्टेप्स है, मतलब कुछ ही स्टेप्स वहाँ पे वो टहल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ द वॉल्वेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ द वॉल्वेट क्वाइट, वेलवेट क्या होता है? मखमल, है ना। वेलवेट क्वाइट का क्वाइट जो होता है वो उसका पैड्स है। पैड्स मतलब उसकी जो पंजे हैं वो बहुत ही मखमली हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और रेज मतलब होता है क्रोध, यानी कि गुस्सा। तो वो उसको अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा को जाहिर नहीं कर पाता है और वो अपने मखमल वाले कदमों से वो चलता है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वैसे शेर की जो ज़ू के अंदर है और उसको वहाँ पे एक नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, जंगल में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको कैद करके रखा गया है। इसलिए उस शेर को गुस्सा भी आ रहा है और वो उसी लहजे में वहाँ पे इस पंक्ति में बात हो रही है। नेक्स्ट है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ये जो पंक्ति है, सेकंड पंक्ति है, यहाँ पे
बात हो रही है वैसे शेर की जो जहाँ पे वो नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि वो जंगल में है। तो शेर को कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियसली जंगल में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब होता है छिपा हुआ या हिडन, है ना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको एक शैडो छाया में छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइड करते होना चाहिए। स्लाइड मतलब होता है फिसलना, है ना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबे लंबे ग्रास होते हैं उनके पीछे उनको स्लाइड करते होना चाहिए। यानी कि उसके हम लोग कभी इमेजिन करते हैं शेर को तो ये सोचते हैं कि जंगल है, जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ है या फिर ग्रास है, जो घास है, वो लंबे लंबे घास के पीछे कभी शेर छुपता है, तो वो उसका एक नेचुरल लुक होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको शैडो में, एक छाया में छुपा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, और उसको धीरे धीरे चलते हुए या फिसलते हुए लॉन्ग ग्रास में होना चाहिए था, लंबे लंबे घास के पीछे होना चाहिए था। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, और उसको एक वाटर होल के पास होना चाहिए था। वाटर होल यहाँ पे जो है वो किया गया है यहाँ पे जैसे कि नदी हो गया या फिर उनका झरना हो गया, तो वाटर होल के नियर होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, यहाँ पे प्लम डियर जो है वहाँ पे कहने का मतलब कि कुछ डियर जो हिरन है वहाँ पे नदी में पीने आते हैं पानी। तो उससे बहुत सारे ऐसे जानवर जो आते हैं नदी के किनारे पानी पीने, तो जनरली वो क्या होते हैं, शेर का शिकार होते हैं। तो एक नेचुरल तरीके से वो अपना शिकार करना सीख जाता है। तो ये जंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक इसके विपरीत जो है, अगर हम देखेंगे कि ज़ू में शेर को खाना पीना कैसे मिलता है, तो वो उसको फीड कराया जाता है, यानी कि उनको ला के दिया जाता है मांस और वो खाते हैं। लेकिन जंगल में शेर क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद शिकार करते हैं एंड उसको खाते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट जैसी बात हो रही है। थर्ड स्टैंजा में क्या कहता है कवि कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि he should be snarling around houses, उसको हाउसेस घरों के इर्द गिर्द क्या करना चाहिए, स्नॉर्लिंग करना चाहिए, यानी कि दहाड़ना चाहिए। या स्नॉर्लिंग मतलब हम लोग चिड़चिड़ाहट भी जानते हैं। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि शेर को दहाड़ना चाहिए, मतलब गुर्राना चाहिए अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, जो जंगल का किनारा है उसके किनारे अगर घर सारे हैं तो उनके सामने जाकर उनको दहाड़ना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स जो होता है वो क्या होता है, नुकीला दांत होता है। मतलब जब जबड़ा वो फाड़ता है शेर, तो इमेजिन कीजिए उनके दांत कितने नुकीले होंगे। तो बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और क्लॉज क्या होता है, पंजा। टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि वो उसका इस्तेमाल करके क्या होना चाहिए कि विलेज को टेरराइज करना चाहिए। उसको टेरराइजिंग मतलब आतंक फैलाना चाहिए, यानी कि डराना चाहिए। तो एक शेर जो होता है वो जब ज़ू के अंदर है तो वो बस वो कैद है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो सुस्त हाल में बैठा रहता है या इधर उधर टहलता है। लेकिन अगर उसी शेर को अगर जंगल में आप देखें तो उसका फीचर क्या होना चाहिए, यही कि वो अगर घर के सामने आ जाएगा तो लोग उससे डरेंगे, या विलेज में वो आतंक फैलाता है, या उसको आप गौर करेंगे तो उसके जो पंजे होते हैं या उसके नुकीले दांत होते हैं उसको देखकर काफ़ी डर लगता है। तो यहाँ पे ये फीचर्स बताया गया है जंगल वाले शेर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट स्टैंजा जो है वो है अ टाइगर इन द जू, एंड सेकंड स्टैंजा जो है वो क्या है, टाइगर इन द जंगल। ओके, एंड थर्ड स्टैंजा जो है वो है फिर अगेन टाइगर इन अ जंगल। एंड फोर्थ स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है कि but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यहाँ पे अगेन उस टाइगर की बात कर रही है जो टाइगर इन द जू है।
यानी कि यहाँ पे कहता है कि बट ही इज़ लॉक्ड, वो क्या है, लॉक्ड किया हुआ है ना, वो बंद है। कहाँ, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट सेल में, जेल में बंद है। कॉन्क्रीट मतलब पत्थरों का सीमेंटेड जो बना होता है, यानी कि जो सेल होता है, सामने से पिंजरा, सामने से दिखेगा आपको, पिंजरा लोहे का रॉड से रहता है और चारों उसके तीन तरफ दीवार रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कॉन्क्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो बिहाइंड बार्स यानी कि उस केज के पीछे छुपी हुई है। कहने का मतलब वो उसके अंदर शक्ति है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कैद करके आदमी ने रखा है। स्टॉकिंग द लेंस ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग यहाँ पे अगेन, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में स्टॉक्स है, वही हमारा वर्ब फोर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग कर रहा है क्या चीज़ का, द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि उसका जो केज है, पिंजड़ा है, उसके लेंथ, उसकी लंबाई को वो, उसको वो आधार बना चुका है, यानी कि वहीं पे वो आना जाना लगातार करते रहता है, कभी बैठता है, कभी ठहरता है, वो अपना बेस बना दिया है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो होते हैं वहाँ पे, जो देखने लोग आ रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे इग्नोर कर रहा है ना, उनको अनदेखा कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा हम लोग देख लिए कि क्या हो रही है, यहाँ पे अ टाइगर इन द जू की बात हो रही है। चलिए आगे नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे कहता है कि ही हियर्स, वो क्या करता है, वो सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने जो सुना, लास्ट वॉइस, एक आखिरी आवाज़ एट नाइट, रात में, वो क्या चीज़ की आवाज़ थी, पेट्रोलिंग कार्स की, यानी कि जो कार्स पेट्रोल कर रहे थे, वहाँ पे आना जाना कर रहे थे, जो गश्त लगा रहे थे, उन कारों की आवाज़ को उसने लास्ट बार सुना। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, और वो स्टेयर्स कर रहा है, स्टेयर्स मतलब वो एक टकटकी निगाह से देख रहा है, लगातार देख रहा है, विथ हिज ब्रिलियंट आई, अपने एक ब्रिलियंट आईज से, अपने एक शानदार तेज़ आँखों से वो देख रहा है, टकटकी लगाकर उसको घूर रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो ब्रिलियंट स्टार्स को भी, यानी कि तारों को भी देख रहा है। तो ये टोटल हमारा कविता को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग इस कविता के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है एंड राइम स्कीम इसका क्या है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है जी। यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है, राइमिंग वर्ड हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। राइमिंग वर्ड स्ट्राइप्स के जैसा हमारा यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं है। केज, क्वाइट, रेज, यहाँ पे कोई मिलता जुलता वर्ड नहीं है स्ट्राइप से। नेक्स्ट देखते हैं केज, केज, क्वाइट, रेज। यस, रेज है जो केज से फोनिक वर्ड्स में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो राइमिंग स्कीम हम लोग कैसे करते हैं कि फर्स्ट अगर स्ट्राइप्स है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड लाइन में केज है, तो स्ट्राइप्स एंड केज दोनों आपस से मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको केज को मान लेते हैं बी। थर्ड लाइन में क्वाइट, क्वाइट एंड फोर्थ में रेज है, तो क्वाइट जो है, ये क्वाइट भी किसी से नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं। एंड रेज जो है वो केज से मिल रहा है, तो केज को ऑलरेडी हमने कर लिया है बी से डिनोट, तो हम लोग रेज को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। यानी कहने का मतलब कि ये हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी बी। ओके, चलिए सेकेंड स्टैंजा में हम लोग देख लेते हैं राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पे। पहला है शैडो, ग्रास, होल एंड पास। तो शैडो से मिलता जुलता यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा ए हम मान लेते हैं। ग्रास जो है वो हम लोग बी मान लेते हैं, एंड ग्रास से मिलता जुलता पास है, तो लास्ट में भी हम लोग बी इसको डिनोट कर देंगे। एंड होल जो है ये किसी से मिलता नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। तो अगेन हम लोगों का क्या है राइम स्कीम, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो फर्स्ट में भी ए बी सी बी था और सेकंड में भी ए बी सी बी है। तो यहाँ पे सारे पोएम में, पोएम के जितने भी स्टांजाज हैं सारे में जो राइमिंग स्कीम होगा वो क्या होगा, ए बी सी बी।